चलिए आज शुरू करते हैं उत्तर भारत, जो कि राजपूत राजवंश के नाम से जाना जाता है। उत्तर भारत के जितने भी क्षेत्र अगर देखा जाए तो राजपूत राजवंश के नाम से जाना जाता है। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि उत्तर भारत राजपूत का जो वंश था उसमें आपको लग रहा होगा कि इससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन इससे ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हम देखे हैं। एसएससी बता देता हूँ, एसएससी, बिहार एसएससी और भी क्वेश्चन हैं और भी एग्ज़ाम हुए हैं जो कि छोटे छोटे एग्ज़ाम होते हैं स्टेट लेवल पे, उसमें भी आपको बहुत सारा जो है ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हिस्ट्री में आप मुगल, दिल्ली, चंद्रगुप्त मौर्य, सिंधु सभ्यता ये सब पढ़ते होंगे। अब शुरू से ही पढ़ाया जाता है, शुरुआत ही उससे किया जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता से ही। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले मॉडर्न, उसके बाद आपका जो भी छोटे छोटे पार्ट जो हैं, उत्तर राजपूत है, जैसे त्रिपक्षीय संघर्ष मैंने वीडियो डाला है वो देख सकते हैं आप। और भी वीडियो है जिसमें जैसे कि चोल वंश से साउथ इंडियन, तो वो सब चीज़ों से ज़्यादा क्वेश्चन आजकल पूछने लगा है। तो इसी तरह हम विविध प्रश्न भी जो पूछता है, जैसे कि नृत्य से पूछेगा, खेल से पूछेगा, वो भी करवाऊंगा। बस आपका सपोर्ट और सब्सक्राइब बना रहेगा तो, क्योंकि इसे हम सिर्फ पढ़ लेना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन आए तो हमें टेंशन ना हो। तो चलिए, सेन वंश की स्थापना किसने और कहाँ की? तो सामंत सेन ने की। राढ़ बोलते हैं इसे, राढ़ में की। राढ़ एक जगह था, ये याद रखिएगा। तो सेन वंश का हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सेन वंश किसमें? त्रिपक्षीय संघर्ष में सेन वंश का जो है शुरुआत बताता है कि सेन वंश था। तो याद रखिएगा, सेन वंश की अगर बात करेंगे तो सेन वंश का स्थापना किसने और कहाँ किया गया? तो सामंत सेन ने किया था। तो सेन वंश का स्थापना कौन किया? सामंत सेन। और जगह अगर पूछे, स्थान पूछे तो राढ़ में हुआ था। ठीक है। सामंत सेन की उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो विजय सेन हुआ। विजय सेन सामंत का जो है पूछेगा आपसे तो कौन है? विजय सेन है सामंत सेन का उत्तराधिकारी। ये भी सवाल पूछ सकता है कि विजय सेन जो है वो किस वंश से संबंधित है? तो आप बता दीजिएगा सेन वंश से संबंधित है। और सवाल क्या बनता है कि सेन वंश की राजधानी कहाँ है? ये तीन इंपॉर्टेंट पूछेगा। जैसे सेन वंश की स्थापना कौन किया? सामंत सेन। सेन वंश की राजधानी कहाँ है? तो लखनौती। ये पूछा हुआ प्रश्न है, लखनौती जो है पूछा हुआ प्रश्न है। बहुत लोग को नहीं पता था, बहुत लोग गलत करके आए थे। प्रीवियस ईयर एग्जाम का अगर मेरा पेपर देखे होंगे सार संग्रह, तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है। तो सेन वंश की राजधानी कहाँ थी? तो लखनौती में है। ये सवाल पूछता है। पूछेगा कि सेन वंश का प्रथम जो है स्वतंत्र शासक कौन था? तो विजय सेन ही था, जो कि किसका उत्तराधिकारी था? सामंत का उत्तराधिकारी था, जो कि सेन वंश से संबंधित है। आपसे और सवाल क्या पूछ सकता है? तो सेन वंश का उत्तराधिकारी जो है कौन हुआ? तो बल्ला सेन हुआ। बल्ला सेन जो है विजय सेन का उत्तराधिकारी मतलब पुत्र था। बल्ला सेन द्वारा जो है रुचिता प्रचलित एक ग्रंथ है, जो कि नाम क्या है उसका? तो बल्ला सेन ने एक रचित जो है प्रचलित ग्रंथ लिखा, जिसका नाम है दान सागर और अद्भुत सागर। दो प्रचलित ग्रंथ लिखा, जिसमें दान सागर और अद्भुत सागर के नाम से जाना जाता है, जो कि बल्लभ सेन द्वारा लिखा गया। और बल्लभ सेन क्या है? तो बल्लभ सेन सेन वंश का शासक है, याद रखिएगा। बल्लभ सेन जो है किस प्रथा को बढ़ावा दिया है? तो जाति प्रथा और कुलीन प्रथा को बढ़ावा दिया है। तो बल्लभ सेन जो है किस प्रथा को बढ़ावा दिया? जाति प्रथा और कुलीन प्रथा को बढ़ावा देने का श्रेय जाता है बल्लभ सेन को। इसलिए ये सवाल क्यों बनता है? क्योंकि जाति प्रथा और कुलीन प्रथा को बढ़ावा देने के नाम से ये क्वेश्चन बनने की संभावना 100% हो जाता है। और क्या पूछेगा? लक्ष्मण सेन कब गद्दी पर बैठा? तो 1178 में बैठा, याद रखिएगा। और इस चीज़ को सिर्फ सुनते जाना है, इस पर ज़्यादा नोट वोट करने की आवश्यकता नहीं है, इसे PDF हम दे देंगे। लक्ष्मण सेन की दरबारी कवि अगर कौन है? तो जयदेव हैं। ये जयदेव के बारे में तो पूछा हुआ है कि जयदेव कौन सी पुस्तक लिखे हैं ना, उसी में याद रखिएगा पूछ दे कि जयदेव जो हैं किस शासन काल में रहे हैं, किसके कौन से वंश में रहे? तो सेन वंश में। और उस समय का शासक कौन था? तो लक्ष्मण सेन था। उसके दरबारी कवि भी रहे हैं जयदेव जी। विजय सेन कौन सा धर्म का अनुयायी था? तो शैव धर्म का अनुयायी जो है विजय सेन माना जाता है, जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। देवपाड़ा में एक झील है एवं शिव का मंदिर का निर्माण हुआ है। ठीक है। तो किसने करवाया? तो विजय सेन ने ही करवाया था। ठीक है। तो विजय सेन जो है देवपाड़ा में एक झील का और शिव मंदिर का निर्माण करवाया है विजय सेन ने। ये आपसे सवाल पूछ चुका है देवपाड़ा का। किसने सेन वंश में नए सामंत चलाने का यश प्राप्त किया? तो लक्ष्मण सेन ही जो है सामंत चलाने का जो है यश प्राप्त किया था।
लक्ष्मण सेन का न्यायाधीश तथा मंत्री कौन था? तो हला युद्ध था। हला युद्ध है, ये सब सुनते चल जाइए। हाँ देखिए, जयदेव जो है किसके समय थे? लक्ष्मण सेन के समय थे ना। तो लक्ष्मण सेन के समय में कविराज थे, तो जयदेव कुछ लिखे होंगे, कवि हैं यार, लेखक रहे, कुछ भी तो कुछ न कुछ तो लिखे होंगे। तो गीत गोविंद लिखा हुआ किनका है? जो कि हम पुस्तक में पढ़ते हैं कि जयदेव जो है क्या लिखे हैं? तो गीत गोविंद लिखे हैं। सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन और किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्म क्षत्रिय के नाम से जाना जाता है। हम उत्तर भारत के राजपूतों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो राजपूत था, ये ध्यान रखिएगा। पवन दूत पवन दूत जो है किसने लिखी? सॉरी, यहाँ पे ध्यान नहीं दिया मैंने। पवन दूत जो है किसने लिखी? तो धोई ने लिखी थी। ये चीज ध्यान रखिएगा, धोई ने जो है पुस्तक लिखी पवन दूत। विजय सेन के गुणगान विजय प्रशस्ति किसने लिखी? तो श्रीहर्ष ने क्या किया कि विजय सेन की बड़ाई के लिए जो है विजय प्रशस्ति लिखे हैं। आपसे पूछेगा आर्य सप्तशती की रचना किसने की? तो गोवर्धन ने की है। तो आपसे ये भी पूछेगा कि आर्य सप्तशती की रचना जो है किसने की है? तो गोवर्धन ने की है, ये भी ध्यान रखिएगा। बंगाल का अंतिम अगर पूछे हिंदू शासक कौन था? तो लक्ष्मण सेन था। तो बंगाल का अंतिम अगर पूछे जाए हिंदू शासक कौन है? तो हमारा लक्ष्मण सेन ही है। बंगाल का अंतिम हिंदू पूछेगा तो बताइएगा लक्ष्मण सेन है। अब चलिए, ये सब छोटे छोटे वंश हैं जो कि आने की संभावना रहता भी और नहीं भी रहता है, तो आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, तो सिर्फ पढ़ते चल जाएंगे। गढ़वाला वंश, नहीं तो आप बढ़ाकर आगे वीडियो देख सकते हैं। तो गढ़वाला वंश की स्थापना कब हुई? तो याद रखिएगा 1080 से लेके 85 ईस्वी में। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि छोटे छोटे युद्ध में ये भी सम्मिलित होते रहे हैं, है ना। बड़े बड़े जो राजा आए हैं उस समय 1000 के लमसम में, तो आप जानते ही हैं कि दिल्ली सल्तनत भी आया था। तो उसी समय के बात करते हैं, तो उस समय छोटी मोटी लड़ाई में तो गढ़वाला के वंश जो थे उस समय थे, तो इसलिए ये चर्चित आता है। क्यों आता है? चलिए, तो देखिए, गढ़वाला वंश के संस्थापक अगर आपसे पूछे तो चंद्रदेव थे। डेट आपसे पूछे या ना पूछे, संस्थापक पूछ सकता है, ये इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसमें एक सवाल बनता है जो कि कभी कभी पूछता है, जैसे देखिए, गढ़वाला शासक को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो काशी नरेश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि काशी में ये बसे हुए थे, ये इसलिए। तो काशी नरेश के नाम से जो है किस वंश को जाना जाता है? तो गढ़वाला के शासक को जाना जाता है। गढ़वाला की राजधानी कहाँ थी? तो वाराणसी थी। जो बनारस जो है वहाँ किसकी थी? तो गढ़वालों की राजधानी थी, जिसे काशी नरेश के भी नाम से जाना जाता है। चंद्रदेव ने मुसलमानों से कौन सा कर वसूल किया? तो याद रखिएगा, मुसलमानों से चंद्रदेव जो है, जो संस्थापक है गढ़वाल का, वो जो है कर वसूलता था मुसलमानों से। तो कौन सा? तो तुरुष्क दंडक नामक जो है कर, टैक्स, उसे वसूलता था। यहां पे देखिए, गढ़वाला वंश का महानतम शासक कौन था? तो गोविंद चंद्र था। सॉरी, तो आपसे पूछेगा कि गढ़वाला वंश का महानतम शासक अगर पूछे, संस्थापक तो आप जान गए कि चंद्रदेव हैं, लेकिन महानतम शासक अगर पूछे तो गोविंद चंद्र को बताइएगा। गोविंद चंद्र के मंत्री कौन था? तो याद रखिएगा लक्ष्मीधर थे। लक्ष्मीधर के बारे में क्वेश्चन पूछा है एक बार, तो याद रखिएगा किस वंश से संबंधित है? तो गोविंद चंद्र के मंत्री बने थे। और वंश अगर पूछते तो गढ़वाल जो है वंश बता दीजिएगा। और गढ़वाल वंश को एक और नाम से जानते हैं, जो कि मैंने बताया है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। लक्ष्मीधर में कौन सी ग्रंथ की रचना की है? तो देखिए, लक्ष्मीधर के मंत्री थे लेकिन रचिता थे, ग्रंथ लिखे थे। क्या लिखे थे? तो कृति कल्प तरु ग्रंथ लिखे थे। तो कृति कल्प तरु जो है ग्रंथ किनका लिखा हुआ है? लक्ष्मीधर का लिखा हुआ ग्रंथ है, जो कि किसके समय में लिखाया था? गढ़वाल वंश के, जिसे काशी नरेश भी कहते हैं, काशी नरेश वंश भी कहते हैं। गढ़वाल वंश का अंतिम शासक अगर आपसे पूछेगा तो जयचंद को याद रखिएगा। तो गढ़वाल वंश का अंतिम शासक अगर आपसे पूछे तो जयचंद को याद रखिएगा, जो कि आप अच्छे से जानते हैं जयचंद को। जयचंद गद्दी पर कब बैठा? तो 1170 में बैठा था, आप जानते हैं। और जयचंद जब गद्दी पर बैठा था तो आपको एक पता होगा स्टोरी, पृथ्वीराज चौहान और जयचंद की लड़ाई की,
है ना। जयचंद की पुत्री की भी कहानी आपको पता है, जो कि इस पे डिटेल हम तो करेंगे नहीं क्योंकि हमको जीके जीएस तैयारी करना है। स्टोरी आप देख रहे हैं। नैषेध चरित्र, ठीक है, खंडन खंडन खाद के रचयिता जो है श्री हरीश जो है, हर्ष जो है, किस शासक के राजकवि थे? तो जयचंद के राजकवि थे। तो आपसे पूछेगा खंडन खंडन खाद के रचयिता जो श्री हर्ष हैं वो किसके शासक जो है के राजकवि थे? तो जयचंद के समय का राजकवि थे। और नैषेध रचित चरित्र लिखे थे, सॉरी क्या लिखे थे? नैषेध चरित्र लिखे थे। खंडन खंडन खाद का रचयिता भी थी माने जाते हैं श्री हर्ष, जो कि जयचंद के शासन में रहे थे। जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण किसने किया? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने किया था। समझ में आ गया? पृथ्वीराज चौहान, याद रखिएगा, पृथ्वीराज चौहान तृतीय था वो, पृथ्वीराज चौहान प्रथम नहीं था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने क्या किया था? संयुक्ता से विवाह कर लिया था। तो आप जानते हैं इन दोनों का स्टोरी। तो आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में जयचंद को पराजित कर हत्या कर दिया? तो चंद्रवदाई का युद्ध में क्या हुआ कि ये जो है जयचंद को पराजित कर दिया था। तो आप अच्छे से जानते हैं कि ये जयचंद जो है पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए जो है मोहम्मद गौरी से हाथ मिला लिया था। लास्ट में मोहम्मद गौरी जयचंद को भी हरा दिया, जिस युद्ध का नाम है चंद्रवदाई युद्ध है, चंद्रवदाई का युद्ध। तो समझ गए? दूसरे को डुबाने के चक्कर में अपने भी डूब गया। ठीक है। चंद्रवदाई के युद्ध कब हुआ? तो 1193 से लेके 1194 में हुआ था। तो आप जानते हैं चंद्रवदाई का युद्ध हुआ। उससे पहले आप अब इस युद्ध के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। जब चौहान पढ़ाएंगे उसमें है कि पृथ्वीराज चौहान की युद्ध हुआ था 2, जो कि 1191 से लेके 92 में हुआ, जिसमें 92 में पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और 1191 में जो कहते हैं 1191 में पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं। लेकिन इस युद्ध का नाम क्या था? तराइन का युद्ध, मैंने पहले बता दिया। ठीक है। और चंद्रवदाई का युद्ध कब हुआ था? 1193 से 1194 तक युद्ध हुआ, उसे चंद्रवदाई का युद्ध का डेट माना जाता है। चंद्रवदाई के युद्ध किसके साथ हुआ था? जो जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच हो गया था। श्री हर्ष ने कौन सी ग्रंथ की रचना की? तो नैषेध चरित की रचना की, और एक और खंड खंड खाद की भी रचना की थी, जो कि जयचंद के समय रहते थे। जयचंद की पुत्री जो है हरिश्चंद किसके अधीन शासन करता था? सॉरी, पुत्री तो संयुक्ता थी, है ना, इसमें मैं पुत्री दिमाग में छाप लिया। यहाँ पे जयचंद की पुत्र, जयचंद का जो पुत्र था हरिश्चंद जो है किसके अधीन शासन करता था? तो मोहम्मद गौरी के अधीन शासन करता था। मोहम्मद गौरी जो है शासन करवाया, ठीक है, लेकिन जयचंद का जो पुत्र है हरिचंद वो शासन तो करता था लेकिन मोहम्मद गौरी के अधीन करता था। देखिए चौहान वंश को आप पढ़ते हैं। चौहान वंश में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि पृथ्वीराज चौहान को हम जानते हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे चौहान वंश में इसके संस्थापक कौन थे। तो संस्थापक देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, चौहान वंश के स्थापना जो है किसने की? तो वासुदेव हैं। संस्थापक भी वासुदेव ही होंगे, स्थापना जो करेंगे वही तो संस्थापक होते हैं। चौहान वंश की स्थापना जो है किस सदी में हुई थी? तो 6ठी सदी में हुई थी। ये दिमाग में छाप लीजिए। वासुदेव ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया? तो अहिछत्र को अपनी राजधानी बनाया। तो कौन बनाया? वासुदेव, जो कि चौहान वंश के संस्थापक माने जाते हैं। ये सवाल आपसे पूछेगा। और भी सवाल क्या बनता है कि चौहान वंश का पहला पूर्ण स्वतंत्र शासक जो है कौन हुआ? तो आप जानते हैं, तोड़ के पढ़ना पड़ेगा इस वर्ड को। कैसे? तो देखिए वक्कपतिराज प्रथम था। वक्कपतिराज प्रथम को जो है ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र शासक बना था चौहान वंश का। राजस्थान के अजमेर नगर की स्थापना किसने की? तो अजय राज द्वितीय ने की थी। तो आपसे सुने होंगे कि राजस्थान में अजमेर है, तो अजमेर की स्थापना जो है किसके नाम पे है? तो याद रखिएगा चौहान वंश के शासक अजय राज द्वितीय ने किया था। अरनी राज की हत्या किसने की? तो पुत्र जगदेव ने की थी। तो अरनी राज की हत्या कर दी गई थी। तो कौन किया था? पुत्र जगदेव ने ही कर दिया था, पुत्र ही कर दिया था, ये ध्यान रखिएगा।
अजय राज किस धर्म का विरोधी था? तो जैन धर्म का विरोधी था, कट्टर विरोधी मानिए एक तरह से ये था अजय जो द्वितीय था। चौहान वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन है? तो विग्रहराज चतुर्थ, जिसका नाम है विशल देव। ठीक है, तो चौहान वंश का सबसे प्रतापी अगर शासक पूछे, मजबूत शासक पूछे, तो आप बताइएगा विग्रहराज चतुर्थ थे, जो कि विशल देव के नाम से भी जाने जाते थे। इनका पूरा नाम ऐसे देखा जाए विग्रहराज चतुर्थ विशल देव। ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ जो थे की रचना कौन सी है? तो देखिए, विग्रहराज जो है चतुर्थ तो मानते हैं शासक हैं, लेकिन ये पुस्तक भी तो लिख सकते हैं। तो पुस्तक लिखे हैं हरि केली नाटक। हरि केली एक नाटक है, वो लिखने वाले विग्रहराज चतुर्थ हैं, जो कि चौहान वंश के शासक हैं, जिसे और भी नाम से जानते हैं, विशल देव के भी नाम से जानते हैं। विग्रहराज चतुर्थ का दरबारी कवि अगर आपसे पूछे तो सोम देव थे। तो कौन थे? सोम देव थे। कौन? विग्रहराज के जो है दरबारी कवि। अगर पूछे सोमदेव ने कौन सी ग्रंथ की रचना की? तो ललित विग्रह की रचना की है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि ललित विग्रह की रचना कौन किए हैं? तो सोमदेव हैं। अब सोमदेव किस वंश से संबंधित है? चौहान वंश से संबंधित हैं, क्योंकि वहाँ जो है विग्रहराज के चतुर्थ दरबारी, विग्रहराज जो चतुर्थ हैं उनके राज्य दरबारी कवि रहे हैं। चौहान वंश का अंतिम शासक अगर आपसे पूछे तो पृथ्वीराज तृतीय, जो कि मोहम्मद गौरी से जो है द्वितीय में हार गए थे, तराइन के द्वितीय युद्ध में, है ना। अब चलिए, अब जब पृथ्वीराज की बात हो गई है तो इनकी भी थोड़ी जान लेते हैं। तो मोहम्मद गौरी को 1178 ईस्वी में किसने हराया? देखिए, सबसे पहली बात कि पृथ्वीराज चौहान जो है मोहम्मद गौरी का हाल जो है पहले से खराब था, मतलब हारते आ रहा था। जैसे गुजरात के चालुक्य शासक मूल्यराज द्वितीय ने हरा दिया था सबसे पहले, ठीक है, 1178 में। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी को 1178 में किसने हराया? तो गुजरात के चालुक्य जो शासक थे मूल्यराज द्वितीय ने इसे हराया था। अब चलते हैं, चंदेल शासक परमारदी देव को किसने हराया, जिसमें अल्लाह एवं उद्दल भी मारे गए थे? तो पृथ्वीराज तृतीय ने ही मारा था, पृथ्वीराज तृतीय ने ही इसे हराए थे। तो चंदेल का शासक जो है परमारदी देव को किसने हराया था? तो पृथ्वीराज तृतीय ने हराए थे, और अल्लाह उद्दल की भी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 1191 में हुआ था। जानते हैं तराइन का प्रथम युद्ध, जो कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की बात होती है, जिसमें तराइन का प्रथम युद्ध जो है किसके बीच हुआ? तो पृथ्वीराज चौहान ऐसे बोल सकते हैं, पृथ्वीराज चौहान तृतीय मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था 1191 में, जिसमें मोहम्मद गौरी हार जाएगा, आप जानते हैं पहले में। तो प्रथम तराइन युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो मोहम्मद गौरी की, और पृथ्वीराज चौहान की जीत हो गई थी। आपसे पूछता है तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो 1192 में हुआ था, मतलब 1192 में हुआ था। इसमें जो है गलती से धोखेधड़ी से फंस जाते हैं पृथ्वीराज तृतीय, जो कि इनको उस समय हार हो जाता है। तो तराइन का द्वितीय युद्ध जो है किसकी हार हुई? तो पृथ्वी चौहान तृतीय की हार हो गई थी। पृथ्वी जो राज चौहान है तृतीय का दरबारी कवि कौन था? तो चंद्रवरदाई के नाम से जानते हैं। तो चंद्रवरदाई जो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय के जो है दरबारी कवि हैं। चंद्रवरदाई ने किस ग्रंथ की रचना की? तो पृथ्वीराज राशो की, जो कि हम पढ़े थे जब हम पढ़ेंगे कहाँ? त्रिपक्षीय संघर्ष में। तो इन्हीं के पुस्तक में जो है आपको प्रतिहार के बारे में थोड़ी सी चर्चा मिलेगी, पृथ्वीराज राशो में ही। ठीक है, तो चंद्रवरदाई की पुस्तक जो है क्या है? पृथ्वीराज राशो। ठीक है, आपसे और क्या पूछेगा? प्राचीन भारत का प्रथम हिंदी कवि अगर पूछे किसे कहते हैं? तो चंद्रवरदाई को ही कहते हैं। तो चंद्रवरदाई जो हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में रहे थे, और इनकी इनकी ग्रंथ जो है, इनका रचना जो किया हुआ ग्रंथ है, ये पृथ्वीराज राशो लिखे हैं। और ये पहले प्राचीन जो है एशियंट इंडियन का अगर कहें हिंदी कवि अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा चंद्रवरदाई को ही कहते हैं। हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? तो पृथ्वीराज राशो को। तो हिंदी भाषा का
रचयिता कौन है? जो पृथ्वीराज रासो लिखे हैं वो चंद्रवृताई हैं। तो इसी हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य अगर हम कहें तो हम पृथ्वीराज रासो को ही कहेंगे। ठीक है। आपसे पूछेगा पृथ्वीराज विजय की रचना जो है की गई तो राजकवि जन नायक द्वारा की गई। तो पृथ्वीराज विजय का रचना जो है राजकवि जन नायक द्वारा की गई। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर किसने बनवाया? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने बनवाया था। तो जैन मंदिर जो है, जैन मंदिर जो था उसका शिखर बनाया गया था रणथंभौर में, वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने बनवाया था, मतलब बनवाए थे। विग्रह राज चतुर्थ द्वारा निर्मित 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद की शुरुआत किस जो है क्या था? तो एक विद्यालय था, मतलब स्कूल था। तो विग्रह राज्य चतुर्थ द्वारा जो एक 2.5 दिन का झोपड़ा जो है नामक एक मस्जिद था, उस शुरुआत में क्या था? तो विद्यालय था। तो आपसे पूछेगा शुरुआत में क्या था? तो स्कूल था। उसी को क्या किया था कि विग्रह चतुर्थ द्वारा जो एक निर्मित जो 2.5 दिन का झोपड़ा जो हुआ है नामक मस्जिद जो है वो पहले विद्यालय था। ठीक है। आपसे पूछे जो 2.5 दिन का झोपड़ा किसके नाम आता है? बता सकते हैं जो कि 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो विग्रह चतुर्थ द्वारा निर्मित हुआ था 2.5 दिन का झोपड़ा नामक जो मस्जिद की शुरुआत की गई थी उसका उस समय जो है विद्यालय था। और एक 2.5 दिन का और झोपड़ा का नाम सुनते हैं, बताइएगा। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन की झोपड़े मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? तो हरी केली का है। ठीक है, हरी केली के दीवारों पे अंकित है। क्लियर? हरी केली के बारे में आप पढ़े। अब देखिए परमार वंश। तो परमार वंश की अगर बात करें तो परमार वंश में भी पढ़ते चल जाएंगे। परमार वंश के संस्थापक पूछेगा सबसे पहले तो उपेंद्र, जो कि कृष्ण राज के नाम से भी जानते हैं। परमारों की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? उज्जैन था। ये इंपॉर्टेंट है, उज्जैन जो कि उस समय फेमस था। तो परमारों की प्राचीन राजधानी अगर पूछे तो उज्जैन। और परमार वंश का प्रथम स्वतंत्र और प्रतापी शासक कौन था? तो शीयक ये पूछता है। ठीक है। आपसे पूछेगा प्रारंभिक परमार जो हैं किस सामंत थे, किसके सामंत थे? तो राष्ट्रकूट के समय थे। उसके राष्ट्रकूट का जब राष्ट्रकूट था उस समय, उसी समय ये परमार जो हैं थे। परमार शासक मुझ ने किसको हराया था? तो हूणों को हराया था, इसलिए फेमस है। परमार शासक मुझ जो है हूणों को हरा दिया था और सबसे बड़ी बात होती थी। परमार शासक मुझ ने चालुक्य शासक तैलप ऐसे बोलते हैं इनको, तैलप द्वितीय। ठीक है, तैलप द्वितीय को कितने बार पराजित किया? तो 6 बार पराजित किया था। सोचिए, चालुक्य जो कल्याणी के चालुक्य जो हैं संस्थापक जो तैलप द्वितीय हैं उसको हराने वाला जो है परमार शासक मुझ ने 6 बार हराया था। ये सवाल बनता है सिंधु राज कब गद्दी पर बैठा? जो कि किसका वंश है? तो परमार वंश का है। 995 ईस्वी में बैठा। आपसे पूछेगा सिंधु राज्य ने कौन कौन सी उपाधि धारण की? तो कुमार नारायण और शाह शांक की उपाधि धारण की। तो सिंधु राज्य ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो कुमार नारायण और शाह शांक की उपाधि धारण की। मुझ ने कौन कौन सी उपाधि धारण की? तो श्री वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ और अमोघ वर्ष की उपाधि धारण की थी। तो मुझ ने बहुत सारी उपाधि धारण की थी। सिंधु राज तो उपाधि धारण किया ही था, कुमार नारायण और शाह शांक का उपाधि धारा था, लेकिन मुझ ने भी किया था। तो मुझ ने भी क्या किया था? श्री वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ और अमोघ वर्ष की उपाधि धारण किया था। देखिए मुझ ने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी इसके बारे में तो हम पढ़ लिए है ना। धार नगरी को किसने स्थापित किया? तो राजा भोज परमार ने किया था। ये सवाल आपसे पूछ सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि पूछेगा, तो इस पे हम पढ़ के आगे निकलेंगे। आगे पूछेगा भोज परमार ने कौन कौन से जो है मंदिर का निर्माण करवाया था? एकदम VVI क्वेश्चन है। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। तो केदारेश्वर मंदिर बनवाया था भोज परमार, जो कि परमार वंश का है। सोमेश्वर का मंदिर बनवाया था। सोमनाथ का मंदिर भी इसी के नाम पे आता है, भोज परमार का। और रामेश्वर का मंदिर भी कौन बनवाया? भोज परमार बनवाया था। तो सोमनाथ, रामेश्वर, सोमेश्वर और केदारेश्वर के मंदिर का निर्माण करवाने का श्रेय जाता है भोज परमार का। 2-3 क्वेश्चन और बचे। राजा भोज ने अपनी राजधानी
में किस मंदिर का निर्माण करवाया? तो सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया। तो राजा भोज का नाम आता है कि राजा जो हैं परमार वंश के जो शासक थे वो एक मंदिर का निर्माण करवाए थे अपनी राजधानी में, तो सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाए थे, है ना। भोज को किस नाम से जाना जाता है? तो कविराज के नाम से भी जाना जाता है भोज को। तो पूछा जाएगा परमार वंश का कौन सा ऐसा शासक था जिसे कविराज के नाम से जाना जाता है? तो भोज को जाना जाता है, राजा भोज को जाना जाता है। भोज के समय साहित्य का मक्का किसे कहा जाता था? तो धार को। तो आपसे पूछेगा कि परमार वंश का ऐसा शासक का नाम बताइए जो भोज के समय का साहित्य का मक्का कहा जाता था, तो धार को कहा जाता था। भोजपुर नगर की स्थापना जो है किसने किया था? तो राजा भोज के ही नाम से आते हैं, क्योंकि भोजपुर राजा भोज के नाम से बना था। तो भोजपुर नगर जो स्थापना हुआ है ना, वो राजा भोज के नाम से चलते हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। उत्तरी भारत क्षेत्र पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब थोड़े से चलिए चंदेल वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो चंदेल वंश को हम खत्म करते हैं। तो चंदेल वंश के शासक के बारे में पढ़ेंगे। तो चंदेल वंश को आगे सबसे पहले देखिए कि इसके संस्थापक पूछता है। तो चंदेल वंश के संस्थापक नन्नू नुक हैं, नन्नू नुक कहे जाते हैं। और भी पूछता है कि चंदेलों की प्रारंभिक राजधानी अगर पूछे तो खजुराहो है, जो कि जैसे परमार का उज्जैन था, उसी तरह चंदेलों की प्रमुख राजधानी जो थी क्या थी? खजुराहो है, ठीक है। खजुराहो के प्रसिद्ध चतुर्भुज मंदिर का निर्माण जो है किसने कराया? तो यशो बर्मन ने करवाया था। जो कि खजुराहो की अगर प्रसिद्ध मंदिर की बात किया जाए तो हम क्या बोलते हैं? यशो बर्मन को बोलते हैं। तो आपसे पूछेगा कि खजुराहो का जो प्रसिद्ध मंदिर है चतुर्भुज मंदिर, उसका निर्माण करवाने का श्रेय जाता है यशो बर्मन का। डायरेक्ट सवाल पूछता है। चंदेल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा अगर पूछे कौन है? तो धंग देव थे। धंग देव जो थे सबसे प्रसिद्ध राजा माने जाते थे। यशोवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो महोबा में। मतलब समझ गए, यशोवर्मन एक था, यशोवर्धन है, ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो महोबा, ठीक है। बर्मन और वर्धन दोनों एक ही हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो अगर आपसे दोनों, अगर मान लीजिए संजोग से आपसे मिसप्रिंट अगर एग्जामिनर कर दे, होता है कभी कभी क्वेश्चन में, यशो बर्मन आ जाए वर्धन, तो बर्मन मार दीजिएगा, इसमें क्या है। लेकिन आएगा ऐसा नहीं, वर्धन और बर्मन एक ही है, ये ध्यान रखिएगा। प्रतिहार राजा देवपाल को किसने हराया था? तो यशो बर्मन ने ही हराया था, जो कि यशोवर्धन जो है राजधानी कहाँ बनाया था? महोबा। जो यशोवर्मन जो है चंदेल वंश का शासक था, और याद रखिएगा प्रतिहार राजा देवपाल को हराने का श्रेय जाता है यशोवर्मन को। सोचिए, धंगदेव ने कहाँ जल समाधि ले ली थी? तो प्रयाग संगम में ले ली थी। प्रयाग जो संगम है वहाँ जल, धंगदेव जो है वंश, चंदेल वंश का जो है शासक था, वो प्रयाग संगम में जो है समाधि ले लिया था। धंगदेव द्वारा निर्मित एक मंदिर कौन सा है? मंदिर जो है कौन सा है? तो एक नहीं, तीन है। विश्वनाथ मंदिर, वैद्यनाथ मंदिर और जिन्नानाथ मंदिर। तो जिन्नानाथ मंदिर, वैद्यनाथ मंदिर और विश्वनाथ मंदिर जो है वो धंगदेव द्वारा निर्मित हुआ है, ये जरूर याद रखिएगा। तो चंदेल के शासक कौन हैं जिसने विश्वनाथ मंदिर, वैद्यनाथ मंदिर और जिन्नानाथ मंदिर बनाने का श्रेय जाता है? तो धंगदेव द्वारा निर्मित होता है, धंगदेव ने बनाए थे, जो कि चंदेल का शासक है। कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण जो है किसने कराया? तो धंगदेव ने। आप सोचिए, आपको लग रहा होगा कि ये सब पढ़ना बेकार है, मैं याद दिला देता हूँ। क्या ये जो देवपाल को हराने का यशोवर्मन जो है श्रेय, ये नहीं जाता? ये क्वेश्चन पूछा है, आपको दिखा देता हूँ। ये यशोवर्मन जो खजुराहो का जो प्रसिद्ध मंदिर है, चतुर्भुज जो मंदिर है, यशोवर्मन बनाया था। चंदेल की अगर पूछा जाए खजुराहो जो है किसकी राजधानी थी? तो चंदेल वंश का था। समझ में आ रहा है? तो इम्पोर्टेंट है, आपको लग रहा होगा कि नहीं है। और अब बताइए, मंदिर की बात करें, विश्वनाथ मंदिर, वैद्यनाथ मंदिर कौन बनवाया था? तो धंगदेव ने बनवाया था। ये भी सवाल पूछता है आपसे। अब चंदेल शासकों द्वारा बनाए गए मंदिर जो है कहाँ है? तो खजुराहो में है। तो खजुराहो में सबसे ज़्यादा है। और खजुराहो मंदिर कहाँ है, किस राज्य में अभी वर्तमान में? कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत बार आप पढ़े हैं। शाही वंश की सहायता के लिए महमूद गजनी जो गजनवी है के विरुद्ध जो है सेना किसने भेजी थी? तो गंडक देव ने। तो शाही वंश की सहायता के लिए, एक शाही वंश है जिसकी सहायता के लिए गंडक देव ने क्या किया था? गंडक देव ने मोहम्मद गजनी के विरुद्ध सेना भेज दिया था।
ये भी सवाल आपसे पूछा है। आप सवाल देखिए, चंदेल वंश का अंतिम शासक तो परमारदी देव थे। अब पूछेगा कंदारिया महादेव मंदिर, देखिए ये सवाल पूछेगा, जो है कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण जो है 999 999 याद रखिएगा ईस्वी में किसके द्वारा हुआ, तो धंगदेव द्वारा। तो धंगदेव ने बहुत सारे मंदिर का निर्माण करवाए, जिसमें विश्वनाथ मंदिर, बैद्यनाथ मंदिर, ये सब इन्हीं के श्रेय जाता है। और कंदारिया का महादेव मंदिर जो बनाया गया है धंगदेव के द्वारा ही बनाया गया। ठीक है, कालिंजर में अजय दुर्ग का निर्माण भी किया गया है, जो कि इस जगह पे आप देखे थे धंगदेव ने बनाया था। तो धंगदेव ने बहुत सारे चीज बनाए, तो इंपॉर्टेंट बनता है कि नहीं। और ये सब मंदिर का सवाल करता है, जो कि हम लोग नहीं पढ़ते हैं, छोड़ देते हैं कि अच्छा ये सबसे क्वेश्चन नहीं आते, और इसी में होता है क्वेश्चन, तो लगता है कि हार्ड आ गया और क्रैक नहीं होते। अब देखेंगे भारत की विशालतम नदी नंदी मूर्ति, जो कि शंकर जी का सवारी को माना जाता है। तो भारत की विशालतम जो नंदी मूर्ति है किस मंदिर परिसर में स्थापित है, तो कंदारिया महादेव की मंदिर में है, जो कि स्थापना जो है कौन किया था, कौन शासक, तो परमार के शासक ढंग देव ने किया था। ठीक है, आपसे पूछेगा अलाउद्दीन नामक दो सेनानायक किसके दरबारी थे, तो परमार दी देव ने, जो कि परमारी देव का जो शासक था अलाउद्दीन नामक दो सेनानायक था, इसे मारने का श्रेय जाता है चौहान वंश के पृथ्वीराज तृतीय का जो है श्रेय जाता है। अलाउद्दीन को मार दिया था कौन, पृथ्वीराज राशो मार दिए थे, याद रखिएगा तृतीय ने। आगे चलेंगे, सोलंकी वंश के चालुक्य की बात करते हैं। तो सोलंकी वंश के चालुक्य की स्थापना का डेट अगर पूछे तो 942 बता दीजिएगा। तो ये पूछने की संभावना नहीं है, नहीं पूछेगा। हाँ ये पूछेगा सोलंकी वंश का स्थापना किसने किया, तो मूल्यराज प्रथम, जो कि हम पढ़े थे। और ये सोलंकी वंश जो है चालुक्य से ही संबंधित है। ठीक है, तो याद रखिएगा उत्तर भारत में भी चालुक्य का शासन रहा है, दक्षिण में ही नहीं उत्तर में भी रहा है, ये चीज ध्यान रखिएगा, जो कि सोलंकी वंश के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे चालुक्य। तो सोलंकी वंश की स्थापना जो करने वाले मूल्यराज प्रथम है। और सोलंकी वंश की राजधानी कहाँ थी, तो इन्हें तोड़ कर पढ़िए, याद हो जाएगा, अनहिलावाड़। अनहिलावाड़ जो है राजधानी है किसकी, सोलंकी वंश का, जो कि चालुक्य जो है चालुक्य भी कहा जाता है इनको। मूल्यराज प्रथम किस धर्म को मानते थे, तो शैव धर्म को मानते थे, जो कि मूल्यराज क्या है, मूल्यराज सोलंकी वंश के संस्थापक माने जाते हैं, प्रथम संस्थापक। मूल्यराज प्रथम के नाम से भी जाने जाते हैं, मूल्यराज भी जानते हैं। मूल्यराज प्रथम किस धर्म को मानते थे, तो शैव धर्म को, ये तो पढ़ लिए। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था, तो भीम प्रथम था। तो महमूद जब गजनवी जो आक्रमण कर रहा था उस समय गुजरात का अगर शासक पूछे तो भीम प्रथम। तो ये जो अगर पूछेगा सोलंकी वंश जो चालुक्य थे किस क्षेत्र में रहते थे, तो गुजरात क्षेत्र में बसे हुए जाते थे, पूछता है। ठीक है, भीम प्रथम ने अबू पर्वत को जो है अबू पर्वत को किससे छीना था, तो परमारों से छीन लिए थे। ये अपने में ही लड़ाई हो रहा था, सेन वंश, गढ़वाड़, चौहान वंश, परमार, ये सब अपने में, चंदेल वंश, सोलंकी वंश, ये सब अपने क्षेत्र में ही लड़ रहे थे। तो याद रखिएगा परमार से छीन लिए थे अबू पर्वत। ठीक है, अहमदाबाद की स्थापना किसने की, तो कर्ण ने की थी। तो ये भी याद रखिए, गुजरात का जो अहमदाबाद आप सुनते हैं वो किसने की थी, कर्ण ने की थी अहमदाबाद में। ठीक है, जय सिंह कब गद्दी पर बैठा, तो 1094 में। तो कितना बताइएगा, 1094 ईस्वी में जो है क्या है, जय सिंह गद्दी पर बैठा था। तो 1094 बोला जाता है, याद रखिएगा। जय सिंह ने कौन सी उपाधि धारण की, तो सिद्धराज का। तो जय सिंह ने कौन सी उपाधि धारण की, ये सवाल पूछेगा, तो सिद्धराज की उपाधि धारण की, ये आप ध्यान रखिएगा। पूछेगा प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचंद्र सूरी किसके दरबारी में रहते थे, तो जय सिंह के दरबार में रहते थे। तो ये सवाल पूछ चुका है, क्या पूछा है कि हेमचंद्र सूरी जो थे किसके वंश के शासनकाल में रहते थे, जो कि जैन आचार्य थे। तो बताना होगा आपको कि सोलंकी वंश के शासनकाल में रहते थे, और उस समय का राजा कौन था, शासक कौन था, तो जय सिंह था। आपसे पूछेगा सिद्धपुर का प्रसिद्ध रुद्र महाकाल मंदिर का निर्माण जो है किस वंश ने करवाया, तो जय सिंह सिद्धराज ने करवाए। अब टाइटल लगने लगा जय सिंह सिद्धराज, क्योंकि उपाधि लिए थे। तो सिद्धपुरी का एक प्रसिद्ध जो है रुद्र महाकाल मंदिर का निर्माण हुआ है, वो जय सिंह सिद्धराज ने करवाया था। चालुक्य शासक कुमारपाल
को जैन धर्म के प्रभाव में किसने लाया? तो हेमंत चंद्र सूरी ने। हेमंत चंद्र सूरी कौन थे, बता सकते हैं? तो हेमंत चंद्र सूरी जो थे जय सिंह के जो हैं क्या थे, दरबार में रहते थे, इसलिए फेमस है। तो चालुक्य शासक जो थे, सोलंकी के ही शासक थे चालुक्य, कुमारपाल को जैन धर्म के प्रभाव से किसने लाया? तो हेमंत चंद्र सूरी ने लाए थे। सभी चालुक्य शासक किसके उपासक थे? तो शिव के उपासक माने जाते थे, ये ध्यान रखिएगा। बस एक कुमारपाल जो है जैन धर्म के प्रभाव में आ गया था, और लेकिन शिव को भी मानता था। 1178 ईस्वी में 1178 ईस्वी में अब्बू पर्वत के निकट मोहम्मद गौरी को किसने हराया? तो मूल्यराज द्वितीय ने। मूल्यराज प्रथम ने नहीं, मूल्यराज द्वितीय ने हराया था। ठीक है। गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो कर्ण द्वितीय के नाम से जाना जाता है। तो कर्ण द्वितीय के नाम से अगर पूछा जाए तो बताइएगा क्या? तो कर्ण द्वितीय। कर्ण द्वितीय के नाम से जानते हैं, हिंदू शासक था गुजरात का अंतिम, अगर शासक पूछे तो कर्ण द्वितीय। ठीक है। वस्तुपाल तेजपाल किसके मंत्री थे? तो भीम द्वितीय का। ये सवाल पूछता है कि वस्तुपाल और तेजपाल जो है किसके मंत्री थे? तो भीम द्वितीय का थे। और सोलंकी वंश का अंतिम शासक अगर आपसे पूछ दे तो भीम द्वितीय को जाना जाता है। तो देखिए इसमें कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। गुजरात का अंतिम हिंदू शासक अगर पूछे तो कर्ण द्वितीय बोलिएगा, अगर पूछे सोलंकी वंश का अंतिम शासक पूछ दे तो भीम द्वितीय बता दीजिएगा। दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। थोड़ा सा और है जो कि सोलंकी वंश से बनने का संभावना क्या होता है। अब जो आबू जो पढ़ते हैं, आबू जो पढ़ रहे हैं उसी को माउंट आबू पर जो है माउंट आबू भी बोलते हैं, जिसे शॉर्ट फॉर्म में आबू का इस्तेमाल हो रहा था। ठीक है, समझ गए? जो कि आबू छीन लिया गया था किससे? परमार से छीन लिया गया था, है ना। सोलंकी वंश छीन लिए थे और मोहम्मद गौरी को भी हराया था, माउंट आबू भी, तो उसी को आबू बोलते थे। तो माउंट आबू पर बिमल का जैन मंदिर जो है किसने बनवाया? तो याद रखिएगा बिमल शाह और वस्तुपाल और तेजपाल ने बनवाया था। 3 व्यक्ति का नाम आता है जिसमें तेजपाल और वस्तुपाल जो है और बिमल शाह 3 व्यक्ति मिलकर बनवाए थे माउंट आबू पर जो है जैन मंदिर। आप पढ़े हैं कि जैन मंदिर जो है बनाया गया था माउंट आबू पे, जो बनाया गया है ना। तो ये सवाल पूछता है कि जो माउंट आबू पे जैन मंदिर बनाया गया है किस राज्य में है, या कौन बनवाया है, किस वंश ने बनवाया था? तो सोलंकी वंश जो है सोलंकी वंश ने बनवाया था, और सोलंकी वंश ने बनवाया था जिसमें सोलंकी वंश का जो तेजपाल और जो है वस्तुपाल और तेजपाल जो है वो क्या था कि भीम द्वितीय का मंत्री था, वही मिलकर बनाया था, और एक बिमल शाह मिलके बनाया था। 3 व्यक्ति ने बनाया था। समझ में आ रहा है? तो ये सवाल आपसे पूछेगा तो अब दिक्कत नहीं होगा ना। माउंट आबू है कहाँ? जैन मंदिर कहाँ है? बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में करिएगा। बहुत अच्छे से जानते होंगे, गुजरात के बगल में राजस्थान चले जाइए, वहाँ जा सकते हैं ना, वहाँ पे है। समझ गए? आप ऐसे याद कर सकते हैं, कर लीजिएगा। किसने माउंट आबू पर्वत पर एक मंडल का निर्माण कर अपने 7 पूर्वजों की गजारोही मूर्ति की स्थापना की? तो जय सिंह सिद्धराज ने की थी। तो जय सिंह सिद्धराज ने क्या किया कि माउंट आबू पर्वत पर जो है एक मंडल का निर्माण किया, जो कि अपने 7 जो पूर्वजों हैं उसके गजरोही मूर्ति की स्थापना किया था। मोढेरा का सूर्य मंदिर जो है किस राजाओं ने बनाया? तो सोलंकी राजाओं ने बनाया था। तो मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है जो कि सोलंकी राजाओं ने बनाया था, ये जरूर याद रखिएगा। अबू पर्वत मतलब माउंट आबू पर्वत पर स्थित जो दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण जो है किसने करवाया? तो भीम प्रथम के सामंत बिमल ने, जो कि हम पढ़ाए क्या? तेजपाल, वस्तुपाल और भीमशाह तीनों ने बनवाया था, जैन मंदिर बनवाया था जिसे हम दिलवाड़ा मंदिर के नाम से जानते हैं माउंट आबू पे, जो कि कहाँ है? राजस्थान में। अब क्लियर हुआ? तो ये सवाल पूछा है कि नहीं? आप खुद समझ सकते हैं, ये सवाल बहुत बार पूछा है ना। तो आप समझ सकते हैं। अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका कमेंट आता है, बहुत अच्छा लगता है और इसके लिए हम बहुत खुश होते हैं। तो आप प्लीज़ कमेंट करते रहें और बताते रहें। अब चलिए, कलचुरी वंश चेदी वंश के नाम से जाना जाता है। तो कलचुरी वंश जो है उसे चेदी वंश के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी स्थापना कब हुई? तो 845 ईस्वी में हुआ था। तो ये सवाल पूछेगा नहीं कि 845 ईस्वी में हुआ, तो डेट तो हम मानते हैं कि नहीं पूछेगा, लेकिन
ये जरूर पूछेगा कलचुरी वंश जो है चेदी वंश के नाम से जो जानते हैं उसके संस्थापक कौन है, तो कोल्ला यहाँ पे है कोक्कल प्रथम था, कोक्कल प्रथम के नाम से जानते हैं। थोड़े से वर्ड हो जाते हैं तो थोड़े से ध्यान से पढ़ते हैं तो वर्ड आ जाता है, याद हो जाता है। तो कोक्कल जो प्रथम था राजा था वो कलचुरी वंश का संस्थापक माना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और कलचुरी वंश को ही चेदी वंश कहते हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। और कलचुरी वंश को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो है के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा कलचुरी वंश का अन्य नाम से अगर पूछ दे तो है बता देगा। कलचुरी वंश की राजधानी अगर आप पूछ दे तो त्रिपुरी बताइएगा। कलचुरी वंश की अगर राजधानी आपसे पूछे तो त्रिपुरी बता देंगे। आपसे पूछेगा कलचुरी में चेदी राजाओं को किस रूप में जाना जाता है, तो डहाल मंडल के राजा के रूप में जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए कोक्कल प्रथम जो है किससे वैवाहिक संबंध स्थापित किया था, तो चंदेल तथा राष्ट्रकूट शासिका वंशों से जो है संबंध बनाया था, इसलिए कलचुरी जो वंश है चेदी वंश के नाम से फेमस हो जाता है। ऐसे भी याद कर सकते हैं आप। आपसे पूछेगा कलचुरी वंश के शासक जो है कौन था, तो विजय सिंह थे। तो कलचुरी वंश का अगर शासक पूछे कौन था तो विजय सिंह थे। आपसे पूछेगा चंदेल राजा त्रिकोल, ठीक है, चंदेल राजा जो है त्रिकोल वर्मन ने कलचुरियों को पराजित कर किस पर अधिकार कर लिया, तो डाहल मंडल पर अधिकार कर लिया। आपसे पूछेगा कलिंगाधिपति की उपाधि किसने धारण की, तो कर्णदेव ने की थी। तो कलिंगाधिपति की उपाधि अगर धारण की बात करें तो कर्णदेव को कहेंगे। अगर पूछे विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी, तो गंगे देव ने की थी। विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया गया था तो पूछेगा, ऐसे नहीं पूछेगा चेदी वंश का या कलचुरी वंश का जो कौन सा ऐसा शासक है जो कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, क्योंकि विक्रमादित्य बहुत सारे उपाधि धारण हुआ था, जिसमें वंश से रिलेटेड क्वेश्चन ही बनेगा ये। तो आपसे वंश से पूछेगा तो कलचुरी वंश के जो शासक था गंगदेव, वही विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। अब इसमें भी कवि होंगे ही, लेखक होंगे ही। तो प्रसिद्ध कवि राजशेखर किसके दरबार में थे, तो कलचुरी वंश के ही दरबार में माने जाते हैं। ऐसे बहुत सारे वंश में जाते ही रहते थे। तो राजशेखर के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं एक बार, जो कि मैं पढ़ा चुका हूँ, त्रिपक्षीय में भी इनकी चर्चा है। कलचुरी वंश का महानतम शासक अगर पूछे कौन है, तो गंगदेव माना जाता है, और जिसे चेदी वंश के नाम से भी जानते हैं। किस शासक ने कलिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया, तो धंगदेव, जो कि हम पढ़ चुके हैं खुद सोलंकी वंश में, तो इसमें भी दे दिया है, ठीक है। कौन सा सामंत जो है कलचुरी द्वारा जो है प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी सामंत भी कहलाता है, तो त्रैकुटक सामंत कहलाता है। क्लियर। अब चलते हैं तोमर वंश, जिसमें बहुत कम सवाल पूछता है। तोमर वंश का अगर पूछे संस्थापक पूछेगा तो अंगल पाल तोमर बोलिएगा, यही सवाल ज्यादा पूछेगा। अगर ज्यादा पूछना होगा तो तोमर वंश का संस्थापक कौन है, अंगल पाल है। अगर इसका समय पूछते आपसे, इसकी स्थापना पूछते कब हुई, तो 736 में बोल दीजिएगा, ये पूछेगा नहीं, इससे आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की स्थापना, ये सवाल आपसे बनेगा। तोमर वंश की हम जो चर्चा सुनते हैं शुरू में, उसमें संस्थापक तो हम जान गए अंगनपाल को, अंगनपाल तोमर कहते हैं, लेकिन दिल्ली की स्थापना जो है, आज जो दिल्ली देख रहे हैं आप, जाते हैं राजधानी बनाते हैं, जो कि दिल्ली नाम कौन किया, इसकी स्थापना कौन किया, तो अंगपाल तोमर का ही नाम आता है, और ये चीज भूलिएगा मत, ठीक है। अब तोमर की राजधानी कहाँ थी, तो आप जान गए तोमर की राजधानी जो है दिल्ली होगा, क्योंकि दिल्ली की स्थापना करने वाला अंगपाल तोमर था, जो कि तोमर वंश का संस्थापक है, तो वही रखेगा। और उसी दिल्ली को पहले क्या कहते थे, ढिल्लिका के नाम से भी जाना जाता था। तो ढिल्लिका को राजधानी बनाया था, ये जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। दिल्ली को ही ढिल्लिका कहता था। तोमर वंश का सामंती सरदार जो है कौन था, तो राजा जौल था। तो तोमर का सामंती सरदार अगर पूछे आपसे तो राजा जौल था। और तोमर किस धर्म के अनुयायी था, तो वैष्णव धर्म के अनुयायी था। तो ये सवाल पूछेगा। संस्थापक पूछेगा, अंगपाल तोमर बताइएगा, अंगलपाल तोमर बता दीजिएगा। इसके जो है राजधानी कहाँ बनाया, दिल्ली को ढिल्लिका कहते थे। और दिल्ली की स्थापना की अगर श्रेय जाता है तो अंगपाल को जाता है। और ये अंगपाल जो तोमर वंश थे किसके अनुयायी थे, तो वैष्णव धर्म के थे। क्लियर। चलिए तोमर वंश हो गया। अब आते हैं सिसोदिया वंश, जो कि अंतिम अब है उत्तर भारत के राजपूत का अंतिम शासक मानते हैं इसको हम, मतलब इस बुक के हिसाब से। चलिए कैसे पढ़ते हैं, तो आप पढ़ लीजिए। सिसोदिया वंश जो है किस कुल के थे, तो राजपूत सूर्यवंशी कुल के थे। तो सिसोदिया वंश अपने आप को राजपूत सूर्यवंशी कुल के माने जाते थे, ये कहते थे सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश के शासन
जो है कहाँ था, तो मेवाड़ में था। मेवाड़ में जाना जाता है ना, सिसोदिया वंश का नाम सुने होंगे। सिसोदिया वंश का शासन जो है मेवाड़ में था। और मेवाड़ कहाँ पड़ता है बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में करिएगा। सिसोदिया वंश की राजधानी चित्तौड़, तो राजस्थान क्षेत्र में ही होगा, याद रखिएगा। तो सिसोदिया वंश का शासन जो है मेवाड़ में था, इसकी राजधानी बनाया था चित्तौड़ में। कौन? सिसोदिया वंश। और विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, तो राणा कुंभ, जो कि सिसोदिया वंश से संबंधित थे। सिसोदिया वंश के शासक है राजा कुंभ, राणा कुंभ, सॉरी राजा कुंभ बोल रहा हूँ, राणा कुंभ। राणा कुंभ जो है विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। ये सवाल एक बार नहीं, मैं बोलूँगा 5 से 6 बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है एसएससी बिहार, एसएससी और सभी एग्जाम में। मैं तो यहाँ तक देखता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको टीचर्स बीपीएससी के क्वेश्चन में भी बना है, याद रखिएगा। जो कि 5 ऑप्शन था, उसमें ऑप्शन दिया था जिसमें बहुत लोग गलती कर दिए थे। ठीक है, तो ध्यान से अगर देखिएगा, शुरुआती एग्जाम में ही ये पूछा था, लगता है 9 to 10 में पूछा था, 9 to 10 में, याद नहीं है वो डेट, बता दूंगा जब क्वेश्चन दिखाऊंगा, प्रीवियस ईयर करवाऊंगा बीपीएससी का। तो विजय स्तंभ का निर्माण जो है किसने कराया, तो राजा कुंभ के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछेगा विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, तो चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ कहाँ है बता सकते हैं? अभी तो बताइए वर्तमान में कहाँ है, कमेंट बॉक्स में कीजिए। नाम से आप समझ गए होंगे, लेकिन कमेंट कीजिए आपका हम वेट करते हैं। विजय स्तंभ का निर्माण जो है राजा कुंभ करवाया था। जो कि विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, चित्तौड़गढ़ में। राजा कुंभ सबसे ज्यादा शौकीन था किसका, संगीत का। तो पूछता है कि सिसोदिया वंश में राजा कुंभ जो है किसका सबसे ज्यादा शौकीन था, संगीत का। और आपसे पूछेगा राणा कुंभ जो है किस वंश से था, तो सिसोदिया वंश से था। जो कि विजय स्तंभ का निर्माण करवाने का श्रेय इसी को जाता है। और विजय स्तंभ वर्तमान में कहाँ है, तो चित्तौड़गढ़ में है। खतौली युद्ध जो है, खतौली का युद्ध जो है किसके बीच हुआ था, तो राणा सांगा इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था 1518 में, जो कि हम पढ़े हैं। और इसको हम पूरा जानकारी नहीं रहता है हम लोग को, बस कितना पढ़ते हैं पता है, जब हम दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं तो बस पढ़ते हैं कि इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच कौन सी युद्ध हुई, तो 1518, बस यही याद करते हैं। लेकिन किस वंश से था राणा सांगा, ये हम लोग पूरा पढ़ते ही नहीं। जो पूरा पढ़ते हैं वो निश्चित बताते हैं कि क्वेश्चन करेक्ट करके आएंगे। तो याद रखिएगा, जो है खतौली का युद्ध जो है किसके बीच हुआ था, तो सिसोदिया वंश के राणा सांगा जो है और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था 1518 ईस्वी में। आप अब कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे गलती नहीं होगा। तो आपसे कोई पूछ देगा कि राणा सांगा किस वंश के था, तो सिसोदिया वंश के टिक लगा के चलाइएगा, यह जवाब देके चलाइएगा। सिसोदिया वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ, तो याद रखिएगा महाराणा प्रताप थे। और महाराणा प्रताप भी पूछता है कि किस वंश से संबंधित है, तो सिसोदिया वंश से। तो बहुत लोग नहीं जानते हैं कि महाराणा प्रताप किस वंश से, सिर्फ महाराणा प्रताप के नाम से जानते थे, लेकिन महाराणा प्रताप किससे हैं और किस वंश से संबंधित हैं, तो याद रखिएगा सिसोदिया वंश से संबंधित है और इसके शासक हैं और प्रतापी शासक माने जाते हैं। तो 1576 ईस्वी में प्रसिद्ध हल्दी घाटी युद्ध जो हुआ था किसके बीच हुआ था, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, जिसमें याद रखिएगा 1576 जो हम हल्दी घाटी का युद्ध जानते हैं, और सिर्फ हम लोग क्या पढ़ते हैं, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच युद्ध हुआ था। अगर पूछ देता कि महाराणा प्रताप किस वंश के हैं, और पूछेगा क्या, पूछता है ये सिर्फ महाराणा प्रताप को जानने से नहीं होगा, इनके जानिए कि महाराज कहाँ के बने थे, किसी वंश का तो होंगे, तो सिसोदिया वंश के थे। तो याद रखिएगा अकबर और महाराणा प्रताप जो के बीच युद्ध हुई थी 1576 में, उसे हल्दी घाटी युद्ध कहते हैं। और महाराणा प्रताप जो हैं सिसोदिया वंश के शासक थे, प्रतापी शासक माने जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब आपसे कोई पूछ देगा राणा सांगा, राणा कुंभ, अगर पूछ दे किस वंश से संबंधित है, महाराणा प्रताप किससे संबंधित है, तो सिसोदिया वंश से संबंधित है, आप कभी नहीं भूलिएगा, ये मैं चैलेंज देता हूं। महाराणा प्रताप का जो है प्रकर्मी सेनापति कौन था, तो झाला सरदार था। तो आपसे पूछ दे कि महाराणा प्रताप का प्रकर्मी जो ताकतवर कहिए सेनापति कौन था, तो झाला सरदार थे। वो बहुत ही जबरदस्त जो है फाइट करते थे, ऐसे याद करिएगा। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम अगर पूछे तो चेतक, ये सवाल भी पूछा है कि नहीं, कि महाराणा प्रताप के जो है घोड़े का नाम क्या है, तो चेतक है। और चेतक जो है, अब बताइए कि महाराणा प्रताप हैं किस वंश से, अगर आपसे अब कोई पूछेगा तो जवाब दीजिएगा कि नहीं, तो दे दीजिएगा, क्या दीजिएगा, सिसोदिया वंश से थे। आप कभी अब नहीं भूलिएगा, अगर 1-2 बार मेरा वीडियो देख लीजिएगा तो। रानी पद्मामणि के पति का नाम क्या है, तो राणा रतन सिंह, जो कि आप सुने होंगे अलाउद्दीन खिलजी के बीच लड़ाई हुआ था, इसी के लिए हुआ था। राणा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी का स्टोरी आप सुने होंगे, पद्मावत का स्टोरी बना था। तो आप बताइएगा कि राणा रतन सिंह का नाम सुने थे, लेकिन राणा रतन सिंह किस वंश का था। आप जानते हैं कि राजस्थान में है,
लेकिन किस वंश का था ये अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में करिएगा। अब तो जान गए होंगे क्योंकि सिसोदिया वंश पढ़ रहे हैं। तो सिसोदिया वंश से संबंधित हैं राणा रतन सिंह, उसके शासक थे, और इन्हीं की पत्नी का नाम है रानी पद्मा मणि। तो पदी मणि बोलते हैं ऐसे पद्मावत के नाम से फिल्म भी बना है, आप समझ गए। तो आपसे अगर पूछा जाए राणा रतन सिंह, महाराणा प्रताप, राणा कुंभ, और अगर आप पूछे राणा सांगा, ये सब जो है किस वंश से संबंधित है, तो आप बताइएगा सिसोदिया वंश से। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। जल्द ही आपके साइंस को करवाऊंगा। मैं अभी अकेला हूं, इसलिए मुझे ही रिकॉर्डिंग करना पड़ता है, तो थोड़ा टाइम दीजिए। जल्द से जल्द मैं करवा दूंगा, सारे वीडियो करवा दूंगा, और जल्द ही मैं बिहार का करंट अफेयर कल से परसों तक अपलोड करने की कोशिश करूंगा।